डिप्रेशन इतना ज़्यादा क्यों ਵੱਧ ਰਿਹਾ? आजकल हर कोई टेंशन दे विच है। अपनी लाइफ के अंदर जो पहले सुकून था वो आज की लाइफ में नहीं है। जिनकी लाइफ में कमी है उनको घबराहट है, जिनकी लाइफ में सब कुछ भी है ना मैम, परफेक्ट है, उनको भी एंजाइटी है। ये भी माइंडसेट बहुत लोगों का होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लोग कहते हैं मेरा एक डिवोर्स हुआ, फिर मेरा दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। आजकल की जनरेशन की जो पेरेंट्स हैं वो बहुत इमेच्योर तरीके से एक दूसरे के साथ बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। दिस इज अ इशू, बट वो पागलपन नहीं है। ਸੁਚੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਹੀਲਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। छोटी जी गल नूं लैके असीं बहुत ही छेती डिप्रैशन दे विच चले जाते हैं, जिस तो बाद बहुत सारी समस्यावां दा सामना करना पैंदा है ते इस विचों कड्ढण लई सानूं एक हीलर दी लोड़ पैंदी है। ते अज इसे बारे सानूं दस्सण लई साडे नाल मौजूद ने मल्टी मॉडलिटी हीलर, हेल्थ एंड वैलनेस कोच वैभवी गोयल। हेलो मैम। हेलो मैम, थैंक यू। सुचे टीवी च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मैम, इट्स अ प्लेजर। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? मैम, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमारी लाइफ में स्ट्रेस है। आजकल हर कोई टेंशन दे विच है। अपनी लाइफ के अंदर जो पहले सुकून था वो आज की लाइफ में नहीं है, और उसका रीज़न है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं लाइफ से, हमारी खुद से जो हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले की तरह हम सिंपल लाइफ में बिलीव नहीं करते हैं। आजकल हर इंसान को बढ़ना है, ग्रो करना है, आगे ग्रो करना है, तो इसीलिए लाइफ में भाग दौड़ आ रही है। हम सब भाग रहे हैं और भागते भागते हम सबकी लाइफ में एक जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है, जो साइड प्रोडक्ट आ रहा है, वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आ रहा है तो डेफिनेटली हमारी लाइफ के डिफरेंट एरियाज कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, हमारे रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, हमारा ओवरऑल लाइफ में जो सुकून है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो मैम जैसे तो मैम जिवें तुसीं किहा है ना भी अज दे समय दे विच स्ट्रैस है ना, क्योंकि एक इंसान है वो अगे वधना, अगे वधन बारे सोचदा है, पर तुहानूं नहीं लगदा भी अगे वधना बहुत ज़्यादा जरूरी है? बिल्कुल जी मैम, ये तुहाडी गल बिल्कुल सही है। जे आपां अगे नहीं वधांगे तो आपां एक जगह ते रुके रहांगे और हम धीरे धीरे पीछे आना स्टार्ट हो जाएंगे अपनी लाइफ में। और वैसे भी अगर हमें अपनी कंट्री को भी आगे बढ़ाना है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को भी अगर हम देखें तो बढ़ना और लाइफ में आगे ग्रो करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो मैम अज के समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मैम देखो, ये तो पहले तो सबसे पहली बात, बच्चों की अपब्रिंगिंग आजकल बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत एरियाज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। जब से अब लेडीज़ पर्टिकुलरली काम करने लग गई हैं, है ना, जब तक औरतां कम कर रही हैं, उन्हां दा जिहड़ा ध्यान है अपने परिवार वाल वो अगे नालों बहुत घट गया, तो जिहदे करके जो बच्चे हैं वो अकेला महसूस करते हैं। पहले तो फैमिलीज़ के ही साइज़ जो हैं वो छोटे हो चुके हैं। जो बच्चे हैं उनको खेलने कूदने के लिए मोस्टली भाई बहन ही नहीं है ना, एक एक दो दो सब मुश्किल से हैं, वो अकेलापन महसूस करते हैं। उसके बाद जो मदर है, फादर है, वो दोनों ही वर्किंग है। वर्किंग होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं है देने के लिए, और जिसकी वजह से उनके अंदर वो अकेलापन और ज़्यादा है। तो एक उनका जो, अब आप देखो बच्चों में आजकल स्पीच की प्रॉब्लम्स कितनी आ रही हैं। बच्चे जो हैं वो बोल ही नहीं रहे हैं, कितनी ज़्यादा कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब कि पैदा होते ही बच्चों में कितनी दिक्कतें हैं। बच्चों का माइंड और जो है, जो आज से पिछली जनरेशन की हम बात करें, जो डेवलपमेंट तब थी बच्चों की, आज वो नहीं है। आज आप देखो कितने पेरेंट्स हैं हमारे पास आते हैं जो परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा। 10-10 साल के बच्चे हो रहे हैं वो बोल नहीं रहे। रीज़न टाइम ही नहीं है, पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। दूसरा रीज़न, बच्चों के पास खेलने के लिए वो जॉइंट फैमिलीज़ का एनवायरनमेंट नहीं है, उनके पास भाई बहन नहीं है। और चौथा और सबसे पांचवा रीज़न, उनके पास एक चीज़ हर टाइम है और वो है मोबाइल फ़ोन।
तो वो हमारे टाइम में हम जो पोएम सुना करते थे, हमारे टाइम में जब हम एबीसी सीखा करते थे, तो हम एक क्लासरूम कल्चर में एबीसी सीखते थे। हमारी टीचर्स हमें सिखाती थी, बच्चों के बीच में बैठ के हम ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख लिख के सीख कर बड़े हुए हैं। पर जो बच्चे हैं वो आजकल लिखते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, वो राइम सुनते हैं। तो है ना, वो ऑडियो का ज़माना आ गया है, तो वो यूट्यूब पे अपना ABCD सुन रहे हैं, बात किसी के साथ कर नहीं रहे। तो उनके अंदर सबसे पहली बात तो यही एक प्रॉब्लम जो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा, अगर हम थोड़े से और एडोलेसेंट एज के बच्चों की बात करें, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस जब उनकी बॉडी में आती हैं, तो उनका ध्यान जो है वो इधर उधर जो है वो ज़्यादा जा रहा है। उसमें भी कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो एक तो फैमिली अटेंशन ना मिलना है, फिर जो पेरेंट्स हैं उनके लड़ाई झगड़े और उनकी आपस की जो बातचीत है वो अब वो नहीं है जो पहले हमारे पेरेंट्स की हुआ करती थी। आजकल की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत इमेच्योर तरीके से एक दूसरे के साथ बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। मेरे पास कितने ही ऐसे केसेस आते हैं, बच्चे जब 11, 12, 13 साल के होने लगते हैं, जिन्होंने बचपन में बहुत लड़ाई झगड़ा देखा है ना अपने पेरेंट्स का, वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड हुए होते हैं, इतना वो अंदर से भरे हुए होते हैं, वो किसी को बता नहीं सकते, बट उनके अंदर डर हमेशा रहता है। और अगर आप थोड़ा सा भी उनको डांटते हो तो वो रोने लगते हैं। ठीक है, ये एक कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी है जो ओवर पैम्पर्ड है, जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि ये उनको पेटीएम जीपे का एक्सेस दिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, बट उनको टाइम नहीं दिया जाता। तो मैं समझती हूँ कि जो वक्त है ना, जो माँ बाप ने देखो 3-4 चीज़ें बच्चों को देनी होती है, एक पैसा, एक प्यार और एक वक्त। तो आजकल की जो अपब्रिंगिंग हो रही है वो पैसे के जोर पे हो रही है। हमारे पास आई रिमेम्बर मेरे पास पर्टिकुलरली 2003, 2004 बॉर्न के जो बच्चे हैं, आप देखो उनकी क्या एज होगी आज की डेट में, अगर हम देखें 20 साल 22 साल, ये बच्चे एप्लीकेशंस पे रिचार्ज करके अपने रिलेशनशिप्स की रीडिंग्स करवाने आते हैं। उससे भी कम 18 साल 17 साल जो कि सिर्फ स्कूल लाइफ में होते हैं, तो उनके 3-3 4-4 ब्रेकअप्स हो चुके होते हैं ऑलरेडी। अब क्यों वो इन चीज़ों में जा रहे हैं? बिकॉज पेरेंट्स डोंट हैव टाइम फॉर देम। उनके अंदर एक एपिटाइट है प्यार की, जो वो बाहर से पूरी करने की कोशिश करते हैं। ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੀਲਿੰਗ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪਸ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ पीयर प्रेशर भी इत्थे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है? बहुत बड़ा है मैम, पीयर प्रेशर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर। और मैम मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही इस प्लेटफॉर्म पे, पर मैं ये मानती हूँ कि उसमें भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। पेरेंट्स बच्चों को ये बोलते हैं, वो देख तेरा जो पड़ोसी है वो IIT कर रहा है, वो तेरा जो नेबर है, वो जो फ्रेंड है, वो कितना अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, वो कितना अच्छा डिज़ाइनिंग में देख कितना अच्छा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर भी मैं समझती हूँ कि देखो मैम, जो फर्स्ट स्कूल है ना बच्चों का, वो उनकी अपनी फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पेरेंट्स उनका कंपैरिजन, एक तो बच्चा खुद कंपैरिजन करता है, वो स्कूल उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, हम लोग खुद अपना कंपैरिजन करते हैं। हर एज का जो मैं समझती हूँ इंसान है वो अपनी एज वाले के साथ कंपैरिजन करता ही करता है। तो एक तो बच्चा खुद अपने लेवल पे कंपैरिजन करता है, एक उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि देख वो क्या कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा। और उस प्रेशर के अंदर भी बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो बिल्कुल ट्रॉमेटाइज हो रहा है, एंड दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड इवन ड्रग्स। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ 2 ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ज़्यादा हीलिंग लिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आते हैं? मैम देखो, टीनेजर्स तो ज़्यादा रिलेशनशिप रीडिंग्स के लिए आते हैं कि टीनेजर्स के क्या होता है आजकल। हमारे टाइम में जो अफेयर्स रिलेशनशिप कॉलेजेस में हुआ करते थे, नाउ गॉन आर दोज डेज। तो अब तो ऐसा है कि 10th क्लास तक जब बच्चा पहुंच रहा है, 11th और 12th तक पहुंच रहा है, वो ऑलरेडी 3-3 4-4 ब्रेकअप्स में से होकर आ चुका होता है। तो आप इमेजिन करो कि वो क्या ही अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करेगा जब वो ऑलरेडी कितने सारा इमोशनल टर्मोइल अपनी लाइफ में देख चुका है। और ऐसे बच्चे मोस्टली वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं। आई रिमेंबर मेरे पास एक क्लाइंट तो नहीं, मेरा एक स्टूडेंट था। तो व्हेन आई वाज टीचिंग टू MBBS BDS स्टूडेंट्स, तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ टाइम जो बच्चे प्री मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो आई यूज़ टू टीच देम बायोलॉजी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस रहा है। तो आई रिमेंबर देयर वाज वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसके दोनों जो पेरेंट्स थे वो डॉक्टर्स थे।
एंड बहुत नामी गामी उनका अपना नर्सिंग होम था, डॉक्टर्स थे, हमारे यहाँ लुधियाना में ही उनका क्लिनिक था। और वो जो बस उनका वो डॉक्टर थे, ठीक है, अब पैसा उन्होंने उसको दिया हुआ था, उसके पास कार ड्राइवर हमेशा रहता था, स्कूल छोड़ने के लिए, ट्यूशन छोड़ने के लिए, घर लेके जाने, फैसिलिटी वाइज कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, बट वो अपनी लाइफ में अकेला था। एंड ही यूज्ड टू क्राई बिफोर मी, कहता मैम मेरा दिल नहीं लगता, मम्मा पापा दोनों नीचे नर्सिंग होम में होते हैं, कहता मैं ऊपर बैठा बोर होता हूँ। हाँ, मदर वॉज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो आप देख सकते हो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं था। कहता मैम मैं पहले जिम में स्कूल से आता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, मैं जिम चला जाता हूँ, मैं जिम से आता हूँ, मैं बस ऐसे ही, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, वो इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई में भी वीक था कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट उसको स्ट्रेस नहीं था पढ़ाई का, क्यों? उसके पेरेंट्स उसकी ऐसी अपब्रिंगिंग कर रहे थे कि डोंट वरी, वी विल बाय अ पेड मेडिकल सीट फॉर यू, हम तुम्हें एक पेड मेडिकल सीट परचेज कर देंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं था। उसके अफेयर्स थे लड़कियों के साथ, बहुत अफेयर्स रह चुके थे, एंड ही वॉज इनसाइड डिप्रेस्ड। तो ये एक वो टीनेज उसकी स्टोरी थी। उसका रीज़न, जो प्यार घर से मिलना चाहिए, जो अटेंशन घर से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही थी। एंड ही फेल्ट दैट ही इज़ वेरी मच इग्नोर्ड। उसको फील होता था कि मेरे को इग्नोर किया जा रहा है ना। और वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए कभी एक अफेयर में जा रहा है, उधर ब्रेकअप हो रहा है, नहीं, क्योंकि देखो मैम ये इतनी इमेच्योर एज होती है कि इसमें आप किसी रिश्ते को संभाल नहीं पाते, आप एंटर तो कर जाते हो। तो वो बच्चे इतने इमेच्योर होते हैं, वो एंटर कर जाते हैं बट वो संभाल नहीं पाते। एक ब्रेकअप हुआ, छोड़ दिया, दूसरे में गया। आप देखो बाय द टाइम वो जब कॉलेज में जाता है तो वो कितना इमोशनल पैटर्न्स अपने क्रिएट कर चुका होता है, कितना इमोशनल बर्डन में आ चुका होता है। और ये बच्चे जब आगे जाके शादियां करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये संभाल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एज अ NLP प्रैक्टिशनर, मैं एक मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट भी हूँ, तो उसमें हम यही बोलते हैं। अब देखो एक प्रॉब्लम बहुत आती है आजकल, लोग कहते हैं कि मैम हमारी लाइफ में गलत इंसान बार बार क्यों आता है। ये आपने भी देखा होगा, ये एक बहुत अपकमिंग क्वेश्चन है। लोग कहते हैं मेरा एक डिवोर्स हुआ, फिर मेरा दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, व्हाई इट इज़ हैपनिंग विद मी? उसका रीज़न है कि हमने कुछ हमारी जो बॉडी है ना, वो इमोशंस को स्टोर करती है। तो कुछ इमोशंस हमने अपनी बॉडी में स्टोर किए हुए हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट इश्यूज। अब ये जो बच्चे इतने इमोशनल पैटर्न स्टोर करके आगे जाके जब शादियां करेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि ये आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, क्योंकि वो बचपन से एक पैटर्न चलता आ रहा है उनके अंदर। एक वो टेंडेंसी, जब वो छोटे थे तो उन्होंने ये चीज़ देखी है कि सामने वाला उनको इग्नोर कर रहा है, उनके पेरेंट्स के पास देने के लिए वक्त नहीं था। अब ये बच्चे जब बड़े होंगे तो जब इनके स्पाउसेस इनको एक मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे या व्हाट्सएप पे इनका रिप्लाई लेट भी आएगा तो वो डिवोर्स करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एक बहुत बड़े बैगेज के साथ आ रहे हैं। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਰੋਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਟਰੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? अब देखो ट्रॉमा से बाहर आने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। हाँ, सबसे पहला तरीका तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे जो पहले लेवल की जो थेरेपी होती है वो पेरेंट्स की ही थेरेपी होती है ना। सबसे पहले तो पेरेंट्स की गाइडेंस, पेरेंट्स का प्यार, उनकी अटेंशन, एक अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट इज़ द नियरेस्ट एंड द बेस्ट थेरेपी जो उन बच्चों को मिल सकती है। अगर वो थेरेपी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी करके अगर आपको हमें लगता है कि बच्चा उस स्टेज से भी ऊपर जा चुका है और अब उसको कुछ एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, तो उनको डेफिनेटली मेंटल वेलनेस थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। एंड उसमें भी डोंट गो फॉर मेडिसिन इनिशियली, डोंट गो फॉर एंटी डिप्रेसेंट्स। आप किसी भी एक साइकेट्रिस्ट के पास अगर बच्चे को ले, पहली बात तो हमारे कंट्री में, बाहर तो फिर भी बहुत अवेयरनेस है, हमारे कंट्री में अगर हम किसी बच्चे को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं तो वो एक सोशल स्टिग्मा है ना। तो सोसाइटी को या फैमिली को या हमारे रिश्तेदारों को ऐसे लगेगा कि यार ये तो पागल हो गया है या फिर इसको कोई मानसिक तौर पे बीमारी है। ये अवेयरनेस सोसाइटी में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड है, कोई एंग्शियस है, तो ये एक मेंटल वेलनेस की प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ इशू, बट वो पागलपन नहीं है। एंड दिस कैन कम विद एनीवन। हम हर इंसान लाइफ में, जो अब दीपिका पादुकोण है वो ओपनली बोलती हैं कि यस आई वाज डिप्रेस्ड, है ना। तो ये कोई परमानेंट रहने वाली ऐसी बीमारी नहीं है कि हमें आज कैंसर हो जाता है तो मैं बोलती हूँ कि यार ये तो कभी ये इनक्योरेबल है, नहीं। ये सिर्फ फेज ऑफ लाइफ होते हैं हमारे। ये
टेम्परेरी स्टेजेस होती हैं जिनको राइट टाइम पे हम पकड़ के उनको हील कर सकते हैं। तो ऐसे ही उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए, और उसमें भी मैं मानती हूँ जो NLP है वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ NLP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? मैम देखो, NLP है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, एक वैज्ञानिक विधि है ਜਿਹੜੀ कि डेवलप ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ बहुत साल पहला 1970-80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ डेवलप हुई ਸੀਗੀ। और ये एक ऐसी साइंस थी जो कि बहुत रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने ये टेक्निक बनाई, और ऐसा देखा गया इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि ये टेक्निक जो है, जो इंसान मतलब आप ये कह लो जो इंसान एक आम साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के द्वारा सालों में ठीक होता है, ये उसमें कुछ ही मिनट्स में ठीक होता है। ये ऐसी टेक्निक है, और इस टेक्निक में कोई दवाई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई एक्यूप्रेशर है, कुछ भी नहीं है। द बेस्ट थिंग इज इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान की कुछ टेक्निक्स हैं, इसमें अपने ही माइंड को कुछ आपने थॉट्स देने हैं, कुछ कमांड्स देने हैं, और आप ठीक हो जाते हो। अब एक्चुअली जब ये साइंस अमेरिका में आई तो ये इतनी महंगी थी कि आपको $5,000 पे करने पड़ते थे इसको सीखने के लिए, जिसकी वजह से जो एलीट क्लास थी, जो ज़्यादा अमीर लोग थे अमेरिका के, है ना, उन्होंने ही इसको सीखा, या फिर जो कोचेस थे उन्होंने सीखा। ये आज भी हमारे इंडिया में कोई नहीं मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। अब धीरे धीरे इसकी जागरूकता आ रही है, क्योंकि इसकी जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे लोग। बट इस प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के हम कोशिश करें कि हम इसकी जागरूकता फैलाएं, ताकि लोग इसका जो है वो फ़ायदा उठाएं, और इतनी सारी जो मानसिक बीमारियां आजकल आ रही हैं उसमें से बाहर आएं। और इसके फ़ायदे तो अनगिनत हैं। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ जी मैम, बिल्कुल। देखो, ये फायदे दी लिस्ट है जी, और नेवर एंडिंग और इन्नी लंबी है कि अगर मैं बताऊंगी तो शायद मुझे एक दिन चाहिए, बट फिर भी कुछ भी आप लिमिटेड और हम काउंटेबल बेनिफिट्स इसके बताते हैं। देखो, सबसे पहला है डिप्रेशन, उसमें से बाहर आना है तो दिस इज़ दी बेस्ट। एंग्जाइटी, जैसे आजकल एक एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब हमें दिन में शायद 100 फ़ोन आता है कि मैम घबराहट हो रही है, और हमें पता नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता। जो लोग मैम जिनकी लाइफ में, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि जिनकी लाइफ में कमी है उनको घबराहट है, ये भी सिर्फ हमारा वहम है कि जिनकी लाइफ में कमी है उनको घबराहट है। जिनकी लाइफ में सब कुछ भी है ना मैम, परफेक्ट है, उनको भी एंग्जाइटी है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो राइज कर जाता है वो अकेला होता है। तो जो यहाँ तक पहुँच गया, जो राइज कर गया अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर अकेलेपन में है। उसको वो जब एक बंद रूम में बैठता है, एसी रूम में सारी फैसिलिटीज़ के साथ बैठता है, हाथ में एप्पल का फ़ोन है, सब कुछ है, उसको भी एंग्जाइटी होती है। उसको भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, वाई आई एम हेयर, मैं जो कर रहा हूँ मैं वो क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। ठीक है। फिर अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, नशा छोड़ना। आजकल नशों की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, तलब लग जाती है लोगों को नशे की, उसका इलाज इसमें है। नशा तो छोड़ो, जैसे आजकल लोगों ने वेट लॉस करना है, लोगों को लगता है, अब जैसे मोमोज है, किसी ने मान लो मोमोज छोड़ने की आदत छोड़नी है वो भी आप इसमें छोड़ सकते हो। और मतलब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं, ठीक है, बट इसमें आपको अपने ही अवचेतन मन को आंखें बंद करके, आपको सिर्फ एक जगह चाहिए, आपने बैठना है, आपको एक आपका थेरेपिस्ट चाहिए जो भी आपको ये सेशन करवाएगा, और आपने जो वो बोलना है आपने करना है। और कुछ ही सेशंस में आप अपनी आदतों को बदल सकते हो लाइफ से। और मैं बताती हूँ मैम, अगर हमें लाइफ में बहुत तरक्की भी करनी है, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ पैसा, प्रोफेशन, अपने रिश्तों को सुधारना है, तो भी ये काम करती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल इसमें नहीं है? हर चीज़ का, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी बीमारियां भी इसके द्वारा ठीक होती हैं। तो फिर मतलब इदा कह सकते हैं भी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एंड दिस इज़ वेरी साइंटिफिक, एक कोई वहम वाली टेक्निक नहीं है, बहुत वैज्ञानिक टेक्निक है, जो साइंटिस्ट की डेवलप टेक्निक है। और अब इंडिया में बहुत लोग इसको सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोग इसको यूज़ करने लग गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अमीर लोग अमेरिका के या बाहर के हैं वो इसको सीख रहे हैं, नहीं। और मैं चाहती हूँ कि ये साइंस ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और अपनी लाइफ को इससे ट्रांसफॉर्म करें। ਤੇ ਮੈਮ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ कर सकते हैं? देखो, जे कोई सेशंस नहीं ले सकता तो मेरे को तो लगता है कि हर जो आजकल का आने वाला टाइम है वो देखना आप 5-10 सालों के बाद ऐसा होगा, हर एक घर में एक NLP थेरेपिस्ट होगा,
हर एक घर में को होना ही पड़ेगा। वो आप कितना बाहर चले जाओगे, है ना, आप हर इंसान बाहर जाके एक थेरेपिस्ट को पे नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में और बढ़नी है, मानसिक चिंताएं और बढ़नी है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, या मैं तो अपनी ऑडियंस को यही बोलूंगी कि आप खुद सीखो, क्योंकि अगर एक परिवार में एक भी इंसान सीखता है ना, तो जो उसका फायदा है वो सारे परिवार को दूर दूर तक मिलता है। आप और जागरूकता फैलाओगे, 5 लोग उससे सीखेंगे। तो अगर आप नहीं पे कर सकते तो आप इसको खुद सीखो, इसको इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को और बेहतरीन बनाओ। तो मैम एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि देखो, प्रॉब्लम्स आनियां बंद कभी भी नहीं होनियां। यूनिवर्स का ये लॉ है कि हमें प्रॉब्लम्स देना। पहली बात तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो एक ये भी माइंडसेट बहुत लोगों का होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये बिल्कुल मत सोचें। अगर भगवान श्री राम ने इंसान बनकर यहाँ पे इतने सारे संघर्ष किए, है ना, राजा बनकर जंगलों में भटके, सीता माता का हरण हुआ, तो भी उन्होंने अपने को हेल्प किया। अगर मैं आपको एक स्टोरी जो मुझे अभी याद आ रही है, जब सीता माता को रावण उठा के ले गया, तो जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने राम जी को बोला कि आप तो राजा हैं, आप एक संदेश घर पे देंगे तो सारी फौज आ जाएगी सीता माता को ढूंढने के लिए। आप क्या, आपको जो सीता माता है वो प्यारी नहीं है? उन्होंने ये बात पूछी तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला वो प्यारी तो हैं, वो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं, पर मेरी मान और मेरा शान, मेरी मर्यादा मुझे उससे भी ज़्यादा प्यारी है। तो उन्होंने भी सीता माता को ढूंढा, संघर्ष किया, अकेले किया। तो वो जो हमें संदेश सिखा कर गए हैं वो यही है कि भगवान भी धरती पे आके प्रॉब्लम्स झेलता है, बट उसके लिए हमें खुद की मदद करना नहीं छोड़ना। ठीक है ना। अब वो भी ये सोच सकते थे कि मैं तो नहीं ये कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ, है ना, मैं वहां से अपनी फौज, मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों भटकूं जंगलों में। उन्होंने कितनी ज्यादा तपस्या की। तो ऐसे ही सबसे पहले ये समझिए कि प्रॉब्लम्स आनी बंद नहीं होगी, प्रॉब्लम्स हमेशा हमारी लाइफ में आ गई, ये कुदरत का नियम है। दूसरी बात, हमने अपनी प्रॉब्लम्स में से खुद अपने आप को निकालना है। वेट मत करिए कि आपकी कोई बात सुने, वेट मत करो कि सामने वाला आपकी बात सुने, आपकी बात को सॉल्यूशन दे। जब तक आप इस वेट में बैठे रहेंगे, समझ लो आप अपनी प्रगति से उतने कदम दूर हैं। अपनी प्रॉब्लम का समाधान खुद ढूंढिए, आज से ही उसके ऊपर काम करना जो है वो शुरू करिए। और अच्छा खाइए, अच्छा खाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की डेट में। अच्छी खाना हमारे शरीर की खुराक और अच्छी सोच हमारे मन की खुराक, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। God helps those who help themselves। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਭਵੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ ਟੀਵੀ।